नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आचार्य क्षणित्य विचित्रा की इस संस्मरण फेसबुक पेज की सीरीज में 20वां दिन आपका स्वागत है। जिस तरह आचार्य क्षणित्य विचित्रा प्रतिबद्ध है कि पिछले 12 तारीख से लेकर 2 तारीख तक रोजाना किसी ना किसी गुरु, किसी ना किसी कलाकार, किसी ना किसी परफॉर्मर, किसी ना किसी स्कॉलर, मुखौटे निर्माता जो मुखौटा निर्माण करता है, इन सब के सानिध्य से आपको छऊ की छोटी छोटी एस्पेक्ट के बारे में बताना और बताया जा रहा है। आज इस कड़ी में सरायकला छऊ, क्योंकि हम उसी परिवार से बिलोंग करते हैं और कई लोग ऐसा है जो परंपरा से सीखे हुए आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो परंपरा से सीखते हैं और फिर उसे अपनाते हैं और परंपरा बनाते हैं। इसी तरह से जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो परफॉर्मर हो, चाहे वो शिक्षक हो, टीचर हो, सभी सरायकला छऊ के बारे में कुछ ना कुछ एक नया और कुछ ना कुछ एक नई चीज बोलते हुए आए जा रहे हैं। आज उस कड़ी में हमने आमंत्रित किया है श्री दिलीप कुमार आचार्य, जो सरायकेला के रहने निवासी हैं। उनके वो शहर के नहीं है, वो गांव के हैं। उनके गांव का नाम जेठकोसी है। इन्होंने उनके पिताजी से उन्होंने इस मुखौटे निर्माण की शिक्षा उनके अंदर में प्राप्त किया। तो अपने जवानी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने सीखा, कैसे वो बनाते हैं और इस पे उन्होंने नया क्या काम किया। तो छेदनम भेदनम बहु रूप मुखावली, जहां काटना, छेदना यानी काटना, भेदना यानी स्टेप करना, जहां ये काटना भेदने का बारी आती है, इंसान अपने आप को हाइड करता है। बहु रूपो मुखावली, अले अपनी चीजों को छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो दूसरे आइडेंटिटी को ढूंढता है, अलग अलग चेहरा बनाता है। मुझे लगता है कि योद्धाओं की ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस मुखौटा हमारे डांस में आया है। भारतवर्ष में यूं तो मुखौटे डांस बहुत है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये योद्धाओं से आया है प्रयुक्त होके, तो योद्धाओं की यह हाइडिंग कॉन्सेप्ट अपनी युद्ध विद्या में ये मुखौटा बन के उभरी है समय के हिसाब से।
तो आइए हम मिलते हैं श्री दिलीप कुमार आचार्य जी से और जानते हैं उनके जुबान से कि वो किस तरह इस कला को सीखे, कैसे आए, किस तरह से उन्होंने किया, मुखौटे क्या सोचते हैं, वो मुखौटा पुराने कैसा था, मुखौटा आखड़ा सिस्टम में कैसा था और अभी मुखौटे कैसे हो रहे हैं। क्योंकि समय के परिवर्तन से जिस तरह से मुखौटे निर्माण में पत्ते आया, पहले जंगल था तो पत्ता था, पत्ते से फिर छाल आया पेड़ों का, फिर तना आया लकड़ी का, फिर लकड़ी का कपड़ा आया, इसे धीरे धीरे करते हुए मुखौटे निर्माण, जो पंपकिन आया, जो हम लोग कहते हैं कद्दू का फूल आया, इजाद करते हुए इंसान ने मास्क को बनाया और आगे चलकर ये मास्क आज के समय में हुई है। तो मैं आमंत्रण करता हूं श्री दिलीप कुमार आचार्य से, जो आपके सामने में आज अपना प्रस्तुति करेंगे, अपना बात रखेंगे। संस्मरण याद कर चीजों को बोलने की है, कितना आप याद करें। और आइए मेरे से बात करिए और याद करिए और हम एक दूसरे से वो याद करते हुए लोगों को अपना ज्ञान बांटे। तो दिलीप कुमार आचार्य। नमस्ते, मैं एटोकोसी गांव का रहने वाला हूँ और मैंने मेरे पिताजी से ये कला का शिक्षा किया, मास्क मेकिंग का। मेरे पिताजी के गुरु थे गोवर्धन बारी, लेकिन उन्हें ये जो मुखौटा है, अभी जो मुखौटा का परिवर्तन है वो उन्हें पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने परशुराम महापात्र जी के पास आए सीखने के लिए, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने सिखाने के लिए कोई दबाव था उनके ऊपर, जो कि उन्हें उसे नहीं सिखाया, तो फिर वो चले गए। वो एक परशुराम महापात्र का सेम मास्क था जो हमने सामने रखे हैं, वही मास्क को उसने देख के बनाने के बाद फिर लेके महापात्र जी को दिखाए। तो उस समय उसने बोला ठीक है, हम तुमको सिखाएंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो उन्हें सीखने के बाद मैंने क्या किया, घर की परिस्थिति ठीक नहीं था, हमने राहुल कला में कुछ दिन काम करता था, हमने मास्क बनाता था लेकिन छोड़ दिया। फिर मेरे पिताजी हमें बुलाया, जब उतना ऑर्डर आया तो उसमें उसको संभाल नहीं सके, तो हमने फिर इस क्षेत्र में आ गया। अब उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी को साझा करते रहा। उसके बाद हमने ये मुखौटा शिक्षा प्राप्त किया। कितने सालों से आपने मुखौटा बनना शुरू किया अंदाजन? कम से कम 7-8 सालों। 8 सालों से आपने सीखा? हाँ, सीखा अपने पिताजी से। और 7-8 साल, और आज आपका उम्र कितना हो गया? अभी मेरा हो गया 58। मतलब कि आप सोचिए कि 40 साल आपको इस फील्ड में काम करते हुए हो गया। और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में 4 दशक हो गया, 40 साल, है ना? और आप इसके बीच में आप मूर्ति भी बनाते हैं। हाँ, मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति बनाते हैं, है ना? जितने देवा देवी का पूजा होता है उसमें आप मूर्ति कला भी जानते हैं। मूर्ति कला का ज्ञान कैसे आया? मेरे पिताजी से ही सीखा। अच्छा, मूर्ति अगर कोई मूर्ति नहीं बनाता है तो उसका मास्क उतना अच्छा नहीं होगा। अब जिस तरह से अगर डांसर है, अगर वो ड्रामा नहीं करता है तो डांसर मुश्किल होता है, तो मूर्ति कला जाना चाहिए, मास्क बनाने के लिए जानना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मूर्ति कला से ही उसका पूरा डिटेल्स मिलता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं कि सरायकेला छऊ का क्या है। आपके पिताजी ने, आपने कभी आपके पिताजी को पूछा था क्या कि ये जो मुखौटा है, ये मुखौटा हमारा सरायकेला का, क्योंकि पहले ये मुखौटा पहले नहीं था, ये मुखौटा आपका है, ये प्रसन्न कुमार महापात्र का इजाद किया हुआ मुखौटा है। जब कुमार विजेता सिंधु ने जब अखड़ा सिस्टम को एवोल्यूश कर विजय लक्ष्मी कला भवन बनाया और सारे गुरुओं को इकट्ठा किया, ये तब का इजाद है। और इसमें भी 2 टुकड़ा है, एक मास्क है और एक हेड ड्रेस है ऊपर, है ना? इससे पहले कैसे मुखौटा बनता था? इससे पहले तो पत्ते ये तो पेंट करके बनाते थे। उस समय पेंट भी नहीं था, छेद करते थे, मिट्टी छेद करके उसमें थोड़ा मिट्टी का गोल बना के उसके बाद टोकरी से बनाते थे। उसके बाद हामा पाटिया आया, हामा पाटिया हमारा हमने देखे हैं। हमारे में कैसा होता था? अरे उसका बाल जैसा होता था। अच्छा। ऊपर में ठाट रहता था। अच्छा। उसके बाद इतना बड़ा बड़ा चौपा कोठी बोलते हैं, चौपा कोठी। हाँ, वो साइड में लगा के
उसको जमीन पता है, उसको ये करते थे, ठाट को सजाते थे। सजाते थे। उसके बाद आगे आपका उसी से ही आया बिनामुड़ी, लोट, ये आपका बोनुलू, उसके बाद ऐसे बहुत प्रकार के मास्क आया, बाबू मास्क। मतलब कि आप ये कहें कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि सरायकला चौक को 3 भागों में बांटा गया है। अखाड़ा से पहले जो मास्क था वो लकड़ी, पंपकिन, जोड़ी, ये वो था। अखाड़ा सिस्टम में आने के बाद फिर वो इस पद्धति में बना, लेकिन वो हुमा पाटिया मोड़ा बना और ठाट मोड़ा बना। अगर हम बोले कि देखिए जैसे पुरुलिया में उन लोग बोलते हैं ठाट मोड़ा, तो हमारे यहाँ से गुरु लोग गए थे, तो यही ठाट को उन लोग लेके दिया पुरुलिया, तो नॉलेज वही दिया था वहाँ, और आज वो अलग से बनता है, वो एक अलग है। लेकिन बेसिकली क्या है कि सरायकला से गुरु गए थे वहाँ पुरुलिया में, राजेंद्र पटना है, तो उन्होंने जो उस वक्त अखाड़ा सिस्टम में जो हुमा पाटिया और ठाट मोड़ा था, उसका नॉलेज था उनको भी, उन्होंने दिया था, तो वही नॉलेज वो रह गया। लेकिन आज उनका मास्क सुंदर बनता है, लेकिन ठाट बहुत बढ़िया बनता है। नहीं तो आप बताइए कि जैसे हुमा पाटिया मोड़ा में सिर्फ बाघ होता था, बोल रहे हैं बाघ का मुंह होता था, इंसान का मुंह नहीं होता था, वो राक्षसों का होता था, भालुओं का होता था, बंदर का होता था। अच्छा, मतलब एनिमल्स का बनता था और राक्षसों का बनता था। देवताओं का उसमें नहीं बनता, सब तो पाला उला सब बांध के तो डांस करते थे ना। हाँ, पत्ता तो सब बांधते थे, क्योंकि उसमें कॉस्ट्यूम का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ धोती पहनो और पत्ता बांधो, पत्ता हाथ में पकड़ो, कुछ भी करो, आमडालिया जो डांस होता था है ना, वो सब होता था। धीरे धीरे जब ये मुखौटा निर्माण का समय आ गया 19वीं शताब्दी में, तो आप मुझे बताएं कि इस मुखौटे बनाने का तरीका तो सबको पता है कि भाई चलो मोल्ड बन जाएगा, मोल्ड बनेगा, मोल्ड के बाद राख डाला जाएगा, राख डालने के बाद कपड़ा कर गई माटी, फिर वो चिकनी मिट्टी राख में फोटो माटी, है ना, सुंदर करने के लिए मुखौटा उठ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि मुखौटा ये तो बनाने का तरीका है, लेकिन इसमें भी एक भूमिका है। अच्छा, जैसे हम लोग गबर, ये गबर का यूज पूरा टोटल जितना मास्क प्रकार है सब पर गबर का, कोई गबर लगाता है, कोई हम राख लगाता है, तो चीज तो एक ही है। तो देखो बम्बू मास्क में भी गबर लगता है बेटी के साथ, पुरुलिया में भी लगता है हमारे, तो ये मतलब शुद्धिकरण होता है, क्योंकि इसको ये जो काटा होते हैं इसमें थोड़ा दस होता है, इजी होता है, इजी में इसमें थोड़ा पाप भी लगता है, इसीलिए वो गोबर से उसको शुद्धिकरण करते हैं। अच्छा, गोबर मिलाते हैं? हाँ, गोबर मिलाते हैं मिट्टी में। नहीं, हम लोग तो राख डालते हैं, लेकिन उन लोग गोबर मिलाते हैं। मास्क निकालना नहीं, निकालने का नहीं, वो जो पोलिंग मिट्टी होता है। अच्छा, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट कोट जो डालते हैं उसमें गोबर मिलाते हैं मिट्टी में, शुद्धिकरण के। तो नहीं, मेरा बोलना मुझे पूछना आपसे, ये बात करने जा रहा हूँ कि मुखौटे का बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे चीजों से, मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मुझे एक शिव जी का मास्क बना दीजिए, अब आपको मैंने बोला कि शिव जी का मुझे मास्क बना के दीजिए, तो आप क्या सोचते हैं कैसा शिव बनेंगे, कैसा बनेगा? पहले तो हम कैरेक्टर पूछते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमको मास्क का ऑर्डर देता है, तो वो तो कोई काम करेगा ना उसको लेकर, तो उसको पता होगा, तो हम पहले उसे कैरेक्टर पूछते हैं। कैरेक्टर पूछने के बाद उसको अपने दिमाग में रखते हैं कि हम सोचते हैं ये भावना, जैसे बहुत जगह में भावना मुखा होता है, तो उसको हम सोचते हैं, सोचने के बाद वो मास्क को हम, ये मास्क में भाव और रस रहता है। मतलब मुखौटा एक स्थायी भाव का बनता है, एक स्थायी रस का बनता है, फिर लेकिन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जो मुखौटा है वो अभिनय ज्यादा होता है, और अभी के डांस में एक स्टोरी लाइन है ना, कभी सुख है तो कभी दुख है, तो कभी सोचना है तो कभी रोना है। ये जो एक मन एक स्थायी भाव में रहता है, लेकिन इस संचारी भावों को कैसे दिखाता है? ये ब्रेक मोमेंट, गले की मूवमेंट और बॉडी का, बॉडी और गले की मूवमेंट से दिखाता है, वो तो स्थायी भाव है।
लेकिन जैसे मान लीजिए कि चलिए शिव जी का हो गया, अब शिव के बारे में बात करते हैं। अब शिव का तांडव है और शिव का मदन दहन है। शिव का जब सती मर गई थी और कंधे में लेकर शिव जा रहे थे गुस्से से, तब भी है। और शिव जब पार्वती के पास सानिध्य में जाते हैं, कार्तिक सर से पैदा, जैसे हमारा हर बार पार्वती है, तो ये तीनों शिव में अंतर क्या है अगर आप सोचेंगे तो? इसमें अंतर यह है कि जैसे आपका तांडव, हाँ, वो रुद्र रूप है। रुद्र रूप है, वो तो रुद्र होगा, रुद्र मतलब थोड़ा तेज होगा। तेज होगा। हाँ, उसके बाद आपका आ गया, उसमें शांत होगा। इसमें और जो अपने दूसरा हर पार्वती, हर पार्वती में श्रृंगार होगा। हाँ श्रृंगार। श्रृंगार तो श्रृंगार में आंख कैसा होता है और वीर या रौद्र में आंख कैसे होता है? श्रृंगार में आंख मतलब ये लिमचा हुआ होता है। किसमें? श्रृंगार में झुका हुआ, झुका हुआ। श्रृंगार में आंखें झुकी होती है, लेकिन वीर और रौद्र में, रौद्र में तो पूरा तेज होता है, खुला खुला। तो शिव जी की तीन आंखें, तो रौद्र में आंख खुलती है या श्रृंगार में खुलती है? रौद्र में। रौद्र में। श्रृंगार में तो ये आंख बंद होना चाहिए। हाँ, बंद। ये अगर ये दोनों आंख झुका हुआ है तो ये आंख खुला है, लेकिन देखिए हमारा हर पार्वती में ये आंख खुला हुआ है। खुला नहीं, मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फोटो देखिए, किसी फोटो में भी इससे गोल आकार का आंख नहीं है, नहीं, ये सिर्फ हमारे सरे शो में, लेकिन ये साइड में हुआ, इसीलिए वो तो दिमाग रहेगा आंख का, लेकिन ये बंद रहता है। बंद होना चाहिए ना, बंद रहता ही है। हर पार्वती का जो शिव है वो तीसरा आंख उसका बंद है, लेकिन तांडव का जो है, पार्वती का तीसरा आंख है, ये है अग्नि, ये है चंद्र और ये है सूर्य। ये तीन आंख का तीन नाम है, तो ये बंद ही रहता है। ये रुद्र रूप जब दो टाइम उसने खोला था। वो सती जब दाल हुई थी और मदन को जब दहन किया। अच्छा, ये तो शिव के बारे में हो गया। अब हमारे दूसरे आइटम्स के बारे में बात करते हैं कि नाभिक, क्योंकि झुकी हुई जो आंखें होती है बहुत सारे मास में है, राधा में, चंद्रभागा में। हमारे डांस में ज्यादा श्रृंगार है, कोई तो श्रृंगार है, लेकिन आप नाभिक देखे हो ना, नाभिक में जो पुरुष है उसका आंखें झुकी हुई है, लेकिन जो स्त्री है उसका आंखें खुली हुई है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये श्रृंगार रस ही है। नहीं, वो है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मुखौटे बनाने की, मुखौटे जो बनाई जाती है उसके लिए, जैसे आपने बोला कि नहीं, मैं आपको उसका वो पूछता हूँ, कैरेक्टर पूछता हूँ, तो मुखौटे केवल कैरेक्टर से बनता है या परिस्थिति, सिचुएशन, जो परिस्थिति होती है वो, उसके बाद जो स्टोरी होती है उसके ऊपर, फिर कुछ देवा देवियों का बनता है ध्यान से, बनता है ध्यान से, है ना? शिव, पार्वती, दुर्गा, गणेश, ये ध्यान की चीजें हैं, क्योंकि ध्यान अगर रहेगा तभी तो आप चंद्रमा डालते हो, तभी तो आप सांप डालते हो शिव में, तो ये सब ध्यान में है। तो ऐसे नाभिक में एक आंख झुकी हुई है और दूसरी आंख खुली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि नाभिक जो डांस है, जो नृत्य है, वो नृत्य एक तरह का, क्योंकि जो नाभिक है वो जीवन को तुलना, सुनिए, जो कोरियोग्राफर है उसने जीवन के साथ, अपने जीवन के साथ तुलना एक बोटमैन का और स्वार्थ करा है। इस भाव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को किस तरह से पार करना है, वो इसके समझ में बोलता है। तो मुझे लगता है कि जब हम सोचते हैं, जब हम भय लगता है, डरते हैं, तो आंखें हमारा छोटी हो जाती है, बड़ा नहीं होता है। और जो हिम्मत दे रही है उसकी पत्नी, वो खोल बोले, देखो वो आ रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में ढल जा रहा है, तो उसकी आंखें खुली हुई है, उसको दिखा रहा है कि तुम्हारी
तुम जीवन में झंझा आ रहा है, लेकिन डरो मत, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में, हम दोनों इस जिंदगी को साथ में रखकर इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को हम पार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाविक घबराया हुआ है अपना परिस्थिति को देखकर, इसलिए वो सोच के निकल रहा है, बाप रे इतना बड़ा झंझट आ रहा है, और नाविकानी का खुला हुआ है, इसलिए वो कहती है अरे डरो मत, मैं हूं ना। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों को आपके दिमाग में जब आता है तो आप उसके आपके दिमाग में वो पक्का रहता है ना, ऐसा मुझे करना है ना, वो सोचना पड़ता है। एक 70 साल की बूढ़ी का मांस और एक 20 साल जवान लड़की का मांस में अंतर क्या है? जो जवान लड़की है वो सुंदर होगी, और है ना, और जो बूढ़ी है उसका गाल थोड़ा दबा दबा होगा, एजेड दिखाने एजेड दिखाना, दबाने क्या और रिंकल्स आएगा, हाँ शेड पड़ेगा। तो पड़ेगा। इस शेड के बारे में पूछा तो मेरे आया कि एक भिखारी एक भिक्षुक डांस बना था, नरसिंह बंबेरी पटना में बनाया था, वो ऐसा था जैसे रो रहा है, भीख मांग रहा है, मुझे दो, मुझे खाना दो, लगता। उसी जगह में एक लड़की जो, अच्छा लड़की से आया कि आप जब लड़की कोई मास्क बनाते हैं तो क्या एज को दर्शाते हैं, एज को ध्यान रखते हैं आप, एज को कि ये कितने साल का है, अगर ये 14 साल का है या 20 साल का है या 30 साल का है, 50 साल का है, इसी को हाँ तो उसका तो एज का हिसाब सही बनेगा। हाँ नहीं वो तो ठीक है। अब जैसे आप देखो कच और देवजानी का, जब आप बोले तो मैं मेरे को निकला, कच और देवजानी में ये जो चीजें हैं, कच और देवजानी का जो चीजें हैं, देवयानी डेली मतलब वो मना कर रही है ना, वो बिल्कुल आंखें बहुत खुली हुई नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं डर जाएगा, वो उसका झुका हुआ है, वो मना कर रही है कि तुम मत जाओ, कच का नाम मैं जा रहा हूं, और 12 वाला मैं मत जाओ। तो हमारे सरायपुर के छो में झुकी हुई आंख में केवल श्रृंगार की बात नहीं, केवल श्रृंगार की बात नहीं, बहुत सारा ऐसा स्टोरी को लिया जाता है, उसका परिस्थिति को भी देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना। अब जब हम परिस्थितियों के ऊपर बात करते हैं तो मैं एक और बताता हूं कि सबर, धीवर, ये सबर और धीवर जब आप बनाते हैं तो क्या सोचते हैं? ये सबर तो एक शिकारी वो वीर भी होता है, हाँ तो सबर खुला है, आंखें खुला, पूरा खुला है, हाँ आंखें ढूंढ रहा है, हाँ ढूंढ रहा है, पूरा खुला है, जैसे वो इधर देख रहा है, उधर दिख रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन इधर उधर देखे, इसलिए खुला हुआ है। हाँ इसलिए खुला मतलब वो पूरा गोल गोल होता है, हाँ। और धीवर जो हुआ, धीवर का लक्ष्य एक ही जगह पर कि मछली हाँ वो पानी के अंदर, हाँ, और उसका ये में खुशी भी होता है जब मछली मिल जाता है, तो सबर में भी है, कुछ एक्सप्रेशन सबर में भी देखो मोमेंट में भी आनंद। डांस का जब डांस जब कोरियोग्राफी होती है ना, तो जैसा भी स्टोरी होगा लास्ट में जाके आनंद मिलता है, हर चीज का आनंद है ना, खुशी से, क्योंकि लोग खुश होकर जाना चाहते हैं, दुखी होकर नहीं जाना चाहते हैं। अब जैसे कच देवजानी में वो अभिशाप देती है, तो इसीलिए कच देवजानी डांस को कभी हम लास्ट नहीं करते, हम बीच में डालते हैं, खुशी कहते हैं। तो ये तो हो गया रियलिस्टिक। एक्चुअली क्या है कि जो जिससे जैसे आप हैं या मैं हूं, मेरे को मुझे मेरा मास्क बनाने के लिए अगर मैं बोलूंगा आपको तो आप मुझे रियलिस्टिक में उतार देंगे, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसे ही उतारेंगे तो उसको रियलिस्टिक बनाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे मास्क हैं सिंबॉलिकल, जैसे मयूर, हंस, प्रजापति, भ्रमर, गरुड़, ये सब सिंबॉलिकल मास्क है, ठीक है, कहीं नाक है, कहीं लिप्स है, कहीं चिक्स है, लेकिन चेहरा ह्यूमन बीइंग का है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए मयूर
मयूर तो मयूर डांस नहीं करता है, नहीं। वो मैं कर रहा हूँ मयूर। हाँ तो मयूर का हम लोग इतना ही जानते हैं कि उसका आँख जैसे वो बादल को देख रहा है, नाक थोड़ा उसका ठोंठ जैसा होता है, नाक थोड़ा टेपार करते हैं, और मुंह थोड़ा मतलब खुशी करते हैं, क्योंकि मयूर तो खुशी में नचता है। तो ऐसे ही भाव हम लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि वो कोरियोग्राफी जो है एक इंसान का है, और एक इंसान की खुशी की तुलना मयूर से किया जाता है। क्योंकि विजय प्रताप सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएट्री पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आज के आमार मन मयूर मोतो नाचे। तो वो मन की बात कर रही है। किसका मन? मेरा मन। किसका मन? कलाकार का मन। किसका मन? आपका मन। तो मेरा मन मयूर की तरह नाच रहा है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो फेस जो है ह्यूमन का है, और आंख, नाक और लिप्स जो है ना। तो अखड़ा सिस्टम में ये मास्क का उठाइए, देखिए दोनों उठाओ। अखड़ा सिस्टम जब था तो मिट्टी का ऐसे हेडड्रेस बनता था और वो सस्ता ही पड़ता था। जब हम विजय प्रताप सिंह के आए तो आधा मास्क आधा नया हेडड्रेस बना, है ना। तो शिव का ये सस्ता भी था, और इसके लिए एक आदमी का जरूरत नहीं, और अगर हेडड्रेस हो तो एक आदमी की जरूरत गाइड करने के लिए, बांधने के लिए। इसमें ये एक ही रस्सी में काम हो जाता है। एक ही रस्सी में हुक लगा देता है, इससे हुक लगा दिया, बस छोड़ दिया। ये तो बहुत ही सुंदर है मास्क शिव का। ये मास्क ये हरो मोहिनी ना, हरो मोहिनी में ये हरो मोहिनी जो डांस होता था उसपे ये शिव का है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया मास्क, बहुत अच्छा। तो ये है नाभी मिट्टी के साथ, इसमें बुरा नहीं लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि ये गांव का ट्रेडिशनल है, नहीं, ये गलत बात नहीं। ये अखाड़ा सिस्टम में बनता था। जब अखाड़ा सिस्टम एवोलिश हो गया और नया मुखौटा और हेडड्रेस बनाना शुरू किए, प्रसन्न कुमार महापात्र ने आधा मुखौटा बनाया और आधा मुखौटा और ये जो हेडड्रेस बनाना शुरू किया इन्होंने, है ना, ये जो हेडड्रेस बनाना शुरू किया ये वाला, है ना। तो मुझे लगता है कि इस हेडड्रेस से ये वाला अखाड़ा सिस्टम वाला सस्ता भी था और सुंदर भी था। ये एक तरह का हमें बोझा हो गया, लेकिन ये सुंदर तो लगता है, ये सुंदर लगता है। तो गांव का नहीं है, मिट्टी वाला हमारे अखाड़ा सिस्टम में ही था। ये रात्रि का है, क्योंकि टाउन में भी था। देखिए नींबू कोड़ा, वो मिट्टी का रहता है। रात्रि में चंद्र का, वो मिट्टी का रहता है जी। मेल दाल जो नाचते हैं ढाला तलवार से, उसमें वो टपोरा वाला रहता है, वो भी मिट्टी वाला ही रहता है। बांधने वाला, वो भी मिट्टी का होता है। दो मोड़ा, वो भी बांधा हुआ रहता है। हर आइटम में पहले मिट्टी का था और मिट्टी का अच्छा लगता था। बाद में धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ, 19वीं शताब्दी आ गया और विजय प्रताप सिंह शुरू हुआ, तो ये दो पार्ट बन गया। एक आधा मास्क होना ये वाला, और उसके बाद ऊपर हेडड्रेस। अभी देखिए इसका हेडड्रेस अपने आप में है, बासुकी का तो हेडड्रेस नहीं है, अभी भी मिट्टी का है। गरुड़ का हेडड्रेस है, गरुड़ का हेडड्रेस है अलग सा, लेकिन बासुकी में हेडड्रेस नहीं है। इसमें भी तो हेडड्रेस मास्क हेडड्रेस जोड़ सकते सांप बना के, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो सुंदरता, ये जो सुंदरता है मिट्टी का, वो सुंदरता हेडड्रेस में नहीं है ना। तो आपको धन्यवाद कि आप इसको बनाते हैं और हमारे सारे मुखौटे वाले ऐसे हेडड्रेस बनाते हैं, लेकिन इसको सिर्फ टांग के रखने के लिए घर में दे देते हैं, नाचने के लिए नहीं देते हैं। नाचना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि दोबारा मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसी हेडड्रेस से नाचना शुरू करूंगा। मिट्टी का हेडड्रेस के साथ मास्क को बनाएंगे, बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मास्क चाहिए, उस मास्क से एक्सप्रेशंस निकालनी है और अपनी शारीरिक अंग भंगिमा से निकालनी है।
अब आते हैं हम रंग। हर रंग कुछ ना कुछ बोलता है। रंग दो जात का है, एक है आदि और एक है विकल्पी। वैकल्पिक। हाँ, दो रंग से 9 रंग का जन्म हुआ, 7 रंग का। ब्लैक और व्हाइट के रंग में नहीं आता है। काला और ध नी स ह ला ना। बता दीजिए। बा में बैगनी, बैगनी, हो में घन घन नील, हाँ, घन नील, सागवा, सागवा मतलब ये पत्ता काला, हो में पीला, हल्दिया, हल्दिया, पीला, ना में नारंगी, लाल में लाल। बा घ नी स ह ला ना, ये ना, इसमें हाथ रंग बन गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि शिव का सफेद क्यों होता है? देखिए, शिव का ध्यान में है ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरि निभं। माने शिव जैसे रूपा होता है, उसको टुकड़ा करने के बाद वो जो कला रहता है वैसे ही होता है। इससे बोले क्या श्लोक बोले? ध्याये नित्यं, ध्याये नित्यं महेशं शिव, हाँ, रजतगिरि निभं माने रूपा का पहाड़, रजतगिरि निभं, हाँ, चारु चंद्र वदनम, चारु चंद्र वदनम, चंद्रमा की तरह वदन, चारु मतलब गोल, गोल, चारु चंद्र वदनम। तो इसी तरह से और कोई कॉन्सेप्ट है जो भगवानों के लिए बनाया जाता है? है, दुर्गा का भी है, गणेश का भी है, जितने भगवान है सबके है ऑलमोस्ट, है ना? और उसी से ही रंग का उत्पन्न हुआ। नाभिक का ऐसा क्यों कलर है? ऐसा कलर क्यों? ये कलर नाभिक, देखिए इंसान का ये को तो लिया गया है, ह्यूमन कैरेक्टर है, तो इसीलिए आदमी का कलर जो होता है उसी को यहाँ डाला हुआ है। नहीं, ये आदमी का कलर नहीं है। आदमी का कलर देखिए, हम लोगों के अलग अलग कलर है। मुझे लगता है कि ये जो कलर है, क्योंकि सरायकेला जो डायनेस्टी था और उसके आसपास बहुत घना जंगल था पहले, जंगल से जंगल के लोगों को, शिकारी को, नाव वाले को, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैकिश होते हैं, थोड़ा काले रंग के होते हैं। आप और हम सांप गोरे नहीं है, लेकिन हमारा कलर उनसे बहुत अलग है, तो इसीलिए इसको अपना हमारे कलर ना डालकर उनके कलर में, वो ट्राइबल वाले के जो कलर है उन ट्राइबल वालों का कलर को डाला है ना? नाभिक हो गया, सवर हो गया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, एकलव्य हो गया, एकलव्य हो गया। इनका जो कलर है ये अलग अलग है। नागार्की हो गया, डोमधुरी हो गया, ये जो मास्क का कलर है ये इसी कलर में सब जाता है। ये तो इतना सुंदर है, मतलब इसका कलर ऐसा है। और नागरानी में येलो क्यों है? वो तो होना चाहिए ना, वो यही कलर था पहले। नहीं, वो कलर नहीं था। प्रसन्न कुमार महापात्र का जो ओरिजिनल मास्क है, जो संगीत नाटक अकादमी में है, उसमें कई मास्क पहले पीले होते थे, बहुत पीले होते थे। जैसे राधा का रंग भी पीला है। पीला मतलब चंपा वर्ण, क्योंकि राधा गोरी थी, तो राधा बोलते थे, वो गाना है ना, राधा क्यों गोरी, इसमें काला, किस काला नहीं था, वो नील ब्लू का डार्केस्ट ब्लू होता है, वो काला, इसीलिए उसको काला कहा जाता है ना? मैं क्यों गोरी, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो राधा गोरी थी लेकिन चंपा वर्ण थी, हल्दी, हल्दी जैसा हल्दी लगाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हल्दी लगाओ तो गोरा दिखोगे, तो चंपा वर्ण का। ठीक उसी तरह से नाभिक में आप गौर करेंगे तो चंपा वर्ण का उसकी बीवी भी गोरी थी, इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट है ना? ज्यादा तरह के मांस का हमारा सरायकेला में ज्यादा तरह से पिंक होता है। क्यों? वो तो अपना शरीर में जो हम लोग पेंट यूज करते हैं, हाँ, उसको टाली करने के लिए ये पिंक मास्क ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। शरीर में जो रंग लगाते थे पहले, आज तो नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाते, लेकिन पहले रंग लगाते थे, लगा के हम लोग मास्क पहन के नाचते थे। और सबसे बड़ी चीज है कि नंगे बदन नाचते थे, इसीलिए ज्यादा अच्छा लगता था। अभी तो ढक गया कपड़ा ना, तो
पता नहीं चलता है, रंग लगाए और नहीं लगाए, तो ढक दिए हम लोग, आलता पहनते हैं हम लोग, है ना, आलता पैरों में हाथ में लगाते हैं, तो वो तो ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप सिंबॉलिकल मास्क लगाते हैं, तो जब सिंबॉलिकल मास्क हम बनाते हैं तो आपके ध्यान में क्या क्या रहता है कि इसको ऐसे बनाया जाए तो ऐसा होगा, क्या सोचते हैं आप अपने मन में सिंबॉलिकल मास्क में? तो उसका भी तो कैरेक्टर बहुत जरूरी है। हाँ, कैरेक्टर भी होगा, परिस्थिति भी होगा, परिस्थिति, कैरेक्टर, सिचुएशन, समय भी होगा, सिचुएशन भी होगा, एज भी होगा। उसी की ये मैं अभी जैसे देखिए, मैं एक आपको सिचुएशन बताता हूँ। मेरे मन में है, मैं एक नया कोरियोग्राफी करूंगा, तैयारी कर रहा हूँ, नष्ट चंद्रमा। अब चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे, हमारे डांस में बहुत चंद्रमा है। जैसे रात्रि का चंद्रमा है, मेरे पिताजी का कोरियोग्राफी है फुल मून, अमर मिलन, उसमें पूरा चंद्रमा है ना, और सरस्वती, वो भी एक चंद्रमा का ढांचा है, इस तरह से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस स्टोरी लाइन पे काम करूंगा। आप मुझे बताएंगे कि इसका मास्क अगर मैं आपको बनाने बोलूं तो आपका ध्यान में क्या क्या आएगा? प्रजापति ऋषि 21 लड़की को उनको शादी दिया था, लेकिन चंद्रमा उन 21 लड़कियों को प्रत्याख्यान कर हमेशा रोहिणी जो वेश्या है उसके साथ रहते थे। तो प्रजापति ऋषि के बेटियों ने उन्हें उनके पिताजी को जाकर बोले, तो उनके पिताजी को बहुत बहुत गुस्से वाले थे। वो आए और इसको अभिशाप दिया, जा तू जिसके लिए, जिस सुंदरता के लिए तू उसके पीछे मरता है, वो सुंदरता आज से तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। तो क्षति होती गई, कुत्सित हो गया चेहरा उसका, किसका? चंद्रमा का। जैसे लेप्रोसी होता है ना, वैसे कुत्सित हो गया, कटने लगा, जैसे गलित कुष्ठ होती है ना, कट जाती है ऐसे। तो फिर भी वो 21 लड़कियां चंद्रमा से घृणा करने लगे, लेकिन रोहिणी चंद्रमा को घृणा नहीं करती, रोहिणी उनके साथ रहती थी। रास्ते में जा रहे थे, नारद जी मिल गए। नारद, अरे प्रभु ये क्या करा आपने, इतना सुंदर चीज आपने ऐसा ऐसा हुआ, वैसा मेरे को उन्होंने अभिशाप दिया, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ रास्ता बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जाइए शिव जी का तपस्या कीजिए, और शिव अगर प्रसन्न होकर आएंगे तो कुछ निकल सकता है। तो उन्होंने शिव जी का तपस्या किया, जो आज सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ, तपस्या किया चंद्रमा ने। शिव आए, पार्वती आए, दोनों ने आशीर्वाद दिया, क्या बताइए ऐसा ऐसा। देखो शिव जी ने कहा कि देखिए मैं इतना कर सकता हूं कि आप का उनका जो अभिशाप दिया हुआ है उसको तो मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, लेकिन इतना मैं कर दूंगा कि 15 दिन में एक दिन आप संपूर्ण बनेंगे और 15 दिन आप क्षय हो जाएंगे। तो वही पूर्णिमा और अमावस्या होती है। तो अब अगर मैं कहूं कि चंद्रमा का मास्क आप बना दीजिए मेरे लिए, तो आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि स्टोरी को देखिए, अलग अलग भाव है, अलग अलग चीजें हैं, श्रृंगार है रोहिणी के साथ, प्यार मोहब्बत है, प्रत्याख्यान है, कुत्सित है, यही पॉइंट है ना मूल मुखड़ा बनाने का। मास्क तो एक ही बना है। हाँ, लेकिन उसमें सिंबल का क्या है? हाँ, क्या मतलब आपके ब्रेन में कैसे आएगा, क्या क्या डालेंगे जो ये दिखा सकता है मेरा? वो हम जो शैडो डालेंगे उसी में उसका कुत्सित चेहरा भी है। अच्छा, और उसका मूवमेंट के जरिए और उसका सुंदरता लास्ट में फिर खुशी आएगा, क्योंकि जब प्राप्त हो गया, जब शिव जी ने वरदान दे दिए, तो फिर खुशी हो जाएगा। पहले वाला मास्क को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पहला वाला मास्क, क्योंकि हमारे सदैव शो में तो मास्क एक तो खोल के फिर एक तो पहन के निकलने का तो कोई विधान ही नहीं है। नहीं, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमको एक अलग काम करना पड़ेगा। मैंने किया था एक बार, लेकिन वो कर सकते हैं, टाइम ही थोड़ा नहीं। और स्टोरी लाइन एकदम साथ साथ चल रहा है, तो हमको बीच में कहाँ से एग्जिट होगा, जा नहीं सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा एक मोल्ड बनाइए और मोल्ड बना के दर्शकों को दिखाइए कि, क्योंकि मुखौटा का सबसे बड़ा चीज होता है मोल्ड। मोल्ड अगर सही बना, उसमें अपना ब्रेन को, अपनी कारीगरी को उस मास्क का बना दिया, वहां से मास्क उठाने की तकनीक नहीं है। पहला है मोल्ड। तो आप बताते जाएंगे कि मोल्ड कैसे बनता है,
कैसे अंडाकार बनता है, कितना माप होता है, कैसे आप काटते हो, कैसे आँख काटते हो, कैसे नाक काटते हो, थोड़ा जोर जोर से देखिए। अब बताइए, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। स्लो। कौन से अन्य म्यूजिक बजेगी? चंद्रभागा नहीं। सबसे छोटा तो मन पड़ा कोई कोई कमती कमती करके बड़ा कौन सा मुझे बोलेगा? ये कौन सा मिट्टी है? ये चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी हम लोग को उड़िया में इसको चीटा माटी कहते हैं। चीटा माटी। माटी नहीं जो बात करता है नाक, मुंह और ये आँख। इसका माप
रोने वाला मास्क। ठीक, ये खुश है, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो खुशी का बोल रहे हैं। और अब ये इसी को ये रोने का मास्क, दुख प्रकट करने का मास्क बनाएंगे। तो दुख प्रकट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, क्या करोगे? इसका जो मुंह है, हाँ, ये इधर है, इधर, और इसमें आँख, शेडो आ जाएगा। आँख हम लोग पोली माटी के बाद निकलते हैं। नहीं समझ गया, लेकिन आँख झुकी हुई होगी कि कैसे होगी? नहीं, झुकी भी नहीं होगी और खुला भी नहीं, ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं, मतलब थोड़ी हल्का है। ये जो होगा, ये आँख ऐसे ऐसे होगा, ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए। ये दुख प्रकट करने का मास्क। अब इसी मास्क को एक सांप देके एक अच्छा सी बना दीजिए, अच्छा सी बना दीजिए इसी मास्क को। सांप देके, सांप दे दीजिए।
दूसरे एक्सप्रेशन डालकर उन्होंने शिव का मास्क बना दिया। अलग से हाथों का खेल है, 2 अंगुलियों का खेल है। अच्छा, ये सब जब आप इसको प्ले करते हो, ये सब करते हो, उसमें क्या क्या औजार आप लगाते हो, वो क्या क्या बोलते हैं? उसको नंगड़ी कहते हैं। और वो लकड़ी का होता है। लकड़ी, कौन सा लकड़ी होता है? वो हम लोग तो ज्यादा शीशम में करते हैं। अच्छा, प्लेन होना चाहिए। प्लेन होना चाहिए। और जो प्लेन लकड़ी होता है उसी में बन जाता है। और क्या बोलते हैं? और करनी लगता है, छोटा कोदनी, आंखों का आँख काटने के लिए, और थोड़ा पातिया लगता है। अच्छा, ये 3 औजार से ही ये बनता है, मास्क पूरा बनता है। अभी जब ये मास्क उठाते हैं और जब मिट्टी छोड़ता है तो क्या करते हैं? वो छोड़ जाएगा, वो राख देते हैं, गोबर का राख देते हैं तो छूट जाता है, छूट जाता है, रिटेच हो जाता है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए अभी मैं आपको एक मास्क दिखाता हूं। ये मास्क चंद्रभागा का है। हाँ। इस मास्क के ऊपर ये मुकुट लगती है तो चंद्रभागा बनती है ना? ये मुकुट लगती है तो चंद्रभागा बनती है। ये सरायकला छव का 19वीं शताब्दी का स्पेशल है। नीचे वाला पोर्शन जो मास्क है, ये प्रसन्न कुमार महापात्र का इजाद है, और ऊपर वाला जो हेडेस है वो सुशील कुमार साहू और जो सुदाम साहू, उनके पिताजी शरद चंद्र साहू, उनका इजाद है। इसको पढ़िए, दोनों मास्क दिखाएं। हमारा एक आइटम चंद्रभागा है, उस चंद्रभागा में ये चंद्रभागा का है और ये सूर्यदेव का है, संगोल सूर्यदेव का। तो इसकी सुंदरता एक अलग है। और जो बात मैं कह रहा था कि मिट्टी का सुंदरता भी अलग है। जैसे ये इसकी सुंदरता भी अलग है। ये जब हम चेहरे पे लगाएंगे तो देखिए एकदम अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो मुखौटा है, ये इंसान की चरित्र को परिवर्तन कर देती है। हाँ, अपनी आइडेंटिटी खोकर उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी में हम चले जाते हैं जो हम ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। अब आप हमको बताइए कि अभी जो समस्या चल रहा है, कोरोना का नहीं, ये आर्ट फॉर्म का। अभी आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं, मास्क मेकिंग के लिए बहुत कम लड़के आ रहे हैं। तो आप नए आने वाले जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये अगर अभी नहीं सीखेंगे तो ये लत हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे कला में 2-3 मास्क में हैं। अब अभी जितना आते हैं वो लोग कुछ सीखते हैं फिर भाग जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। और उन्हें इसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हम गुरुओं का भी फर्ज बनता है कि हम उनको किसी तरह से इंटरेस्टेड करवाएं। सरकार ने जितना हो सकता है सरकार हेल्प कर रही है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रही है। आपको पता है संगीत नाटक अकादमी का प्रोजेक्ट चल रहा है आपके अंदर में, तो बच्चों को लाना हमारा काम है। लेकिन आप उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस ढंग से सीखेंगे, कितना सीखेंगे, ताकि वो एक अच्छे मास्क मेकर बन पाए? कैसे बोलेंगे? पहले तो उन लोगों को पूरा ध्यान देना होगा इसके ऊपर, ये कैसे बनता है, ये सब जानना जरूरी है, तब ना वो आगे बढ़ेंगे। और सरकार को भी उन्हें कुछ मदद मिलना चाहिए। हाँ, नहीं ये बात सही है। सरकार जितना मदद कर रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की इंटरेस्ट घट गई है। उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या करने से वो इंटरेस्ट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा?
वो तो कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन उन लोगों को इंटरेस्ट देता ही नहीं है। बहुत कठिन समस्या में गुजर रही है ये कला, क्योंकि बच्चों का आना, बच्चों का सीखना, बच्चों का ये सब बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो फिर ये कलाओं को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस छऊ नृत्य की कला में मुखौटे की जरूरत है। अगर मुखौटा नहीं मिलेगा तो फिर ये छऊ डांस होगा कैसे? सबसे बड़ा समस्या ये है। और देखिए, सरकार थोड़ी बहुत मदद करेगी, सरकार किसी भी आर्ट फॉर्म को सरकार थोड़ी बहुत मदद करेगी, लेकिन ज्यादा मदद करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कलाएं हैं, है ना। इसलिए सरकार जितनी दे रही है उसी में हमको गुजारना है और उसी में हमको नए लोगों को प्रभावित कर कर बुलाना है और करना है, तब जाके कहीं ये कला आगे और एकदम तो बढ़ेगी। दूसरी चीज एक मैं सोचता हूं, या आप अगर बताएं तो बढ़िया रहेगा, कि इस वक्त जितने मुखौटे निर्माण हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी के मुखौटे अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? ये देखिए, अलग तो होगा, सबका हैंडराइटिंग एक नहीं होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट का अगर आप ओ को ओ चीज से नहीं लिखेंगे, ई दिखेगा, तो वो तो ओ नहीं कहलाएगा ना। अ तो अ होना चाहिए, ई तो ई होना चाहिए, ए तो ए होना चाहिए, बी तो बी होना चाहिए। लेकिन आप किसी स्टाइल में लिखें, लेकिन ए दिखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए देखिए, ये बनाना पड़ेगा जो सभी लोग उसको मानेगा। अगर हम ये आंख बनाते हैं तो दूसरा आर्टिस्ट नहीं मानता है, ये ठीक नहीं है। उसका ठीक है, जो वो बनाता है वो ठीक है, कि तीसरा बोलेगा जो मैं बनाता हूँ मेरा ठीक है। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, किसी एक अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको पता है कि जब मेरे गुरु जी ने कहा था कि रात्रि का चंद्रमा जो है मास्क है, वो मुखौटा जो है उसमें हेडड्रेस नहीं था, वो मिट्टी का था। मैंने जब से नाच रहा हूँ रात्रि में अपनी ओर से, मैं मिट्टी का ही हेडड्रेस रखता हूँ और मिट्टी का हेडड्रेस से मैं नाचता हूँ, है ना। तो पहले था ही वो मिट्टी का था। ठीक है, धन्यवाद। आप आए। आचार्य लक्ष्मण विचित्रा आपकी ऋणी है और आप ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा आशा और विश्वास है कि आने वाला जनरेशन आपसे सीखे, अच्छी तरह से सीखे। आपकी अपनी एक्सपीरियंस को आप उनको बताएं, आप उनको छोटी छोटी बारीकियां बताएं, है ना, मुखौटे के बारे में, ताकि वो लोग अगर कभी इंटरेस्टेड होकर मास्क बनना शुरू करें तो उनके दिमाग में वो रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।